पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी पूर्व रूप संधि की। पूर्व रूप संधि को हमने अच्छे से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्ररूप संधि। प्ररूप संधि, प्ररूप संधि के अंदर हम देखेंगे वृद्धि स्वर संधि के अपवाद। वृद्धि स्वर संधि के अपवाद यानी ये जो संधि है वो वृद्धि स्वर संधि के का विरोध करती है। वृद्धि स्वर संधि का विरोध करती है यानी वृद्धि स्वर संधि के सारे अपवाद हैं वो इसमें प्ररूप संधि में शामिल होते हैं। देखिए इसका नियम, यदि पूर्व पद के अंत में यानी जो पहला पद है उस पहले पद के अंत में ऐसे युक्त उपसर्ग हो, ऐसे युक्त उपसर्ग जैसे प्र, औ, उप, ये प्र है। ध्यान देने की बात है, देखो यहां पे जो प्र है ये उपसर्ग है। यदि ए लास्ट में होता तो हम वृद्धि स्वर संधि के अकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन ये क्या है? उपसर्ग। ये तीनों क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है और अंत में इनके ए भी आ रहा है, तो ऐसे युक्त उपसर्ग है। उपसर्ग सारे नहीं, उपसर्ग संस्कृत के अंदर 22 होते हैं, वो 22 के 22 उपसर्ग नहीं आएंगे। यहां ध्यान देना है, ये 3 उपसर्ग जैसे प्र, इसमें अंत में क्या आया है? ए, यानी ऐसे युक्त उपसर्ग हो गया। औ, इसमें भी अंत में क्या आया है? ए। उप, इसके अंत में भी क्या आया है? ए। यानी ऐसे उपसर्ग जिनके अंत में ए आए ऐसे युक्त उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे युक्त उपसर्ग, ठीक है। तो देखो दोबारा से, यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में ऐसे युक्त उपसर्ग हो जैसे प्र है, औ है, उप है, ये आ जाए और दूसरे पद के प्रारंभ में यानी उसका मेल ए के साथ में या फिर ओ के साथ में, ए के साथ में या फिर ओ के साथ में हो, तो उसका वृद्धि रूप न होकर के, क्योंकि वृद्धि का निषेध होगा यहाँ पे, अपवाद है, तो वृद्धि रूप ने होकर के उस उपसर्ग में ए या फिर ओ जो भी आएगा उसको सीधा ही मिलाया जाता है। यथा एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। यथा प्र प्लस एजते, पहले पद के अंत में क्या आया है? प्र, प्र उपसर्ग है, ऐसे युक्त उपसर्ग, प्र ऐसे युक्त उपसर्ग है। ए आए तब नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे युक्त उपसर्ग आए, ऐसे युक्त उपसर्ग आएगा तो ही हम प्ररूप संधि के अकॉर्डिंग करेंगे, अन्यथा वृद्धि स्वर संधि के अकॉर्डिंग संधि करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्र ऐसे युक्त उपसर्ग हो गया, उसका मेल ए के साथ में हो रहा है, करेंगे क्या? सीधा सीधा मिला देंगे, करना कुछ नहीं, क्या करेंगे? सीधा सीधा मिला देंगे। प्र ऐसे कैसे लिखा, इसके बाद में ए है, एक की मात्रा लगा दी और जय और ते, प्रेजते, ये उपसर्ग युक्त होने के कारण हो गया। यदि ये प्र उपसर्ग युक्त नहीं, ए उपसर्ग वाला नहीं होता है, ए से युक्त उपसर्ग, प्र ऐसे युक्त उपसर्ग नहीं होता, तो फिर हम क्या करते? वृद्धि स्वर संधि के अकॉर्डिंग करते। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि के अकॉर्डिंग करते, जैसे एक प्लस एकम, ये जो एक है
इस एक में अंतिम वर्ण क्या आया है? ए। अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? ए। और उसका मेल किसके साथ में हो रहा है? यदि ए का मेल ए के साथ में होता है तो हम वृद्धि स्वर संधि के अकॉर्डिंग करेंगे। यहां पर भी ए आ रहा है, लेकिन ये ए कैसा है? उपसर्ग युक्त, यानी उपसर्ग प्रे प्रे। देखो ये प्रे है ना, इसमें अंतिम ध्वनि जो है वो किसकी आ रही है? ए की आ रही है, लेकिन प्रे हमें पता है एक उपसर्ग होता है। तो ऐसे युक्त उपसर्ग होता है ना, उसके साथ में तो प्ररूप संधि बनेगी। बाकी और कहीं पर भी यदि ए आता है और उसके बाद में ए आता है तो फिर वृद्धि स्वर संधि के अनुसार होगा। जैसे हमने यहाँ पे किया भी था, वृद्धि स्वर संधि में एक एकम बनेगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे एक एकम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रयजते यानी एक ही मात्रा सीधी जोड़ी जा रही है। एक ही मात्रा सीधी ही जोड़ी जा रही है। क्यों? इसका कारण समझ में आ गया होगा। क्या कारण है? प्रे, यानी एक उपसर्ग होता है और ऐसे युक्त उपसर्ग है। ठीक है, जैसे और उदाहरण देखिए इसके। प्रे, अच्छा देखो, उप प्लस औस्ती। यहां पे देखो पहले पद के अंत में उपसर्ग आ रहा है, और उपसर्ग कौन सा आ रहा है? ऐसे युक्त, यानी जिसके लास्ट में ए आए, ऐसा उपसर्ग। ठीक है, अकारांत वाला उपसर्ग है, और अकारांत वाले उपसर्ग के बाद में यदि ए या ओ आता है तो हम उसको सीधा सीधा मिला देते हैं। इसमें यहाँ पे कैसे बनेगा इसका रूप? उ पे, पे के अंदर ओ की मात्रा लगा देंगे, उपो बन गया, उपोस्ती। क्या? प्रे के साथ में भी यही वर्ड जोड़ सकते हैं, प्रे प्लस ओस्ती। क्या बन जाएगा? समझ में तो आ रहा है ना? ऐसे ही औ के साथ में औ प्लस ओस्ती क्या बनेगा? औस्ती। ठीक है, समझ में आ गया? यानी ऐसे युक्त उपसर्ग हो और उसका मेल ए के साथ में हो या फिर ओ के साथ में, दोनों ही कंडीशन में ए होगा तो ए की मात्रा जुड़ जाएगी, ओ होगा तो ओ की मात्रा जुड़ जाएगी। यानी वृद्धि स्वर संधि न करके हम सीधा सीधा उसमें ए या ओ की मात्रा को जोड़ते हैं, यानी सिंगल मात्रा जोड़ेंगे। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं इस प्रकार के मिलेंगे। प्रे के साथ में एजते जोड़ दिया, उप के साथ में एजते जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, उपेजते बन जाएगा। उप के साथ में ओस्ती जोड़ सकते हैं, उपोस्ती बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है प्रे, उप और औ ये ऐसे युक्त उपसर्ग होते हैं, और यदि ऐसे युक्त उपसर्ग होंगे और उसका मेल ए के साथ में या ओ के साथ में होता है, उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा ए या ओ की मात्रा लगानी है। ठीक है, वृद्धि नहीं करके। क्लियर? इसके नीचे नोट लगा करके लिख लो। नोट यह है, यानी प्ररूप संधि वृद्धि स्वर संधि की, वृद्धि स्वर संधि का अपवाद होता है। क्या लगाएंगे? क्या लिखेंगे? नोट लगा के क्या लिखेंगे? प्ररूप संधि, प्ररूप संधि वृद्धि स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि का अपवाद है, का अपवाद है। इसको जब आप हिंदी में पढ़ोगे तो वहां पर ही अलग से नहीं दिखा रखा है।
पररूप संधि को, पूर्व रूप संधि को और प्रकृति भाव संधि, तीनों को ही अलग से नहीं दिखा है। हिंदी में जब भी स्वर संधि के प्रकार पूछे जाते हैं तो वहां पे आपको 5 ही प्रकार बताने होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यण स्वर संधि। टोटल 5 ही प्रकार। ये प्ररूप संधि, पूर्व रूप संधि और एक और संधि हम आगे पढ़ेंगे, प्रकृति भाव संधि, वो नहीं शामिल होती है। ओके, प्ररूप संधि होगी, इससे पहले हमने पूर्व रूप संधि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? प्रकृति भाव संधि। लिखो, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि। इससे पहले हमने पूर्व रूप संधि पढ़ी, जो कि अयादी स्वर संधि का अपवाद है। उसके बाद में हमने प्ररूप संधि पढ़ी, जो वृद्धि स्वर संधि का अपवाद है। और अब हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव, जो दीर्घ स्वर संधि और प्ररूप संधि तीनों का ही अपवाद है। इस कारण से ही इसको हिंदी में अलग से नहीं करके रखा है, वहां पे अपवाद लिख करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग नाम दे दिया गया है, प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि क्या होती है? देखो, प्रकृति भाव संधि में क्या होता है? यदि पूर्व पद के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में द्विवचन वाली, अभी नोट नहीं करना है, मैं बताऊं, लिखाऊंगा। पूर्व पद के अंत में द्विवचनांत शब्द हो, यानी द्विवचन वाला रूप हो, और उसके बाद में ही हो, ऐसा भी ही हो सकता है, बड़ा या छोटा, है ना। विशेष तौर पे हम छोटी ई की बात करेंगे, ई या फिर ऊ या फिर ई, ऊ या फिर ए। इन तीनों में से कोई भी होता है तो वहां पर भी जो पूर्व पद है उसका जो द्विवचनांत यानी द्विवचन रूप है वो ऐसे के ऐसे रहेगा, और अगला पद भी ऐसे के ऐसे लिख देंगे। नहीं समझ में आया होगा? अब दोबारा से देखो, मैं नेम लिखवा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। यदि, अच्छा चलो एक बार नेम लिख लो, उसके बाद में मैं समझाऊंगा। यदि पूर्व पद के अंत में पूर्व पद के अंत में द्विवचन रूप वाला, यदि पूर्व पद के अंत में द्विवचन रूप वाला शब्द हो और उसका मेल ई के साथ, ई के, ऊ के या ए के साथ हो, तो वहां प्रकृति भाव
आदेश होता है, प्रकृति भाव एक आदेश होता है। इस संधि को समझने के लिए पहले हमें द्विवचन रूप वाले शब्द समझने पड़ेंगे, क्योंकि इसके नेम में लिखा है यदि पूर्व पद के अंत में द्विवचन रूप वाला शब्द हो, तो समस्या तो तुम्हें यहां पर आ जाएगी कि द्विवचन रूप क्या होता है। ठीक है, पहले हमें द्विवचन रूप को समझना है, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो द्विवचन रूप क्या होता है, और द्विवचन रूप भी कौन सा पढ़ना है हमें, द्विवचन रूप भी कौन सा पढ़ना है जिसके अंदर ई की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो या फिर ए की मात्रा हो। अच्छा, उसके बाद में आ रहा है ये तो ई ऊ ए। पहले द्विवचन रूप समझो, द्विवचन रूप क्या होता है। जैसे हमने राम अकारांत शब्द पढ़ा, राम अकारांत शब्द पढ़ा, इसी प्रकार से रमा या लता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा, मुनि इकारांत शब्द पढ़ा, विष्णु उकारांत शब्द पढ़ा। ठीक है, उनमें जो प्रथमा विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, उसका प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन रूप होता है ना, वही द्विवचन रूप वाला शब्द है। कैसे देखो, जैसे राम था, राम शब्द, इसमें एक वचन में क्या आया, राम है, एक वचन में क्या हुआ, राम है, और इसका द्विवचन क्या होता है, रामो, और इसका बहुवचन क्या होता है, बहुवचन तक देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो केवल द्विवचन चाहिए अभी। ठीक है, ये देखा। उसके बाद में जैसे लता शब्द है, लता, इसका द्विवचन क्या बनता है, लते। ठीक है, आगे का हमें कोई लेना देना नहीं, शब्द रूप नहीं पढ़ रहे। ठीक है, राम का द्विवचन रामो बना, लता का लते बना। इसी प्रकार से जैसे मुनि है, मुनि, मुनि का द्विवचन क्या बनता है, मुनि, लेकिन अंतर क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हमने विष्णु शब्द पढ़ा, उकारांत शब्द, कोई भी हो सकता है, भानु होगा, विष्णु होगा, है ना। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसका द्विवचन रूप क्या बनता है, यानी इसमें बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। ये क्या हो गए, सारे द्विवचन रूप। ये क्या बन गए, द्विवचन रूप। जैसे राम है, इसका द्विवचन रामो, लता का द्विवचन लते, मुनि का द्विवचन मुनि, बड़ी ई की मात्रा होगी, विष्णु का द्विवचन विष्णु, बड़े ओ की मात्रा होगी। ये द्विवचन रूप हो गए। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है, द्विवचन रूप में भी हमें क्या ध्यान रखना है भाई, यदि पूर्व पद के अंत में द्विवचन रूप वाला शब्द हो, द्विवचन रूप वाला कौन सा शब्द हो, द्विवचन रूप वाला कौन सा शब्द हो, ये लिखा नहीं यहाँ पे, द्विवचन रूप वाला कौन सा शब्द हो, द्विवचन रूप वाला यहाँ पे एरो लगा के लिख लेना, द्विवचन रूप वाला कौन सा शब्द हो, इकारांत, यानी जिसके अंत में ए आए, इकारांत, जिसके अंत में ई आ जाए, और उकारांत, जिसके अंत में उ आए। ठीक है बेटा, ध्यान यहाँ पे। वैसे ये किससे बने हैं, अकारांत स्त्रीलिंग से बना है, इकारांत पुल्लिंग शब्द से बना है, और उकारांत पुल्लिंग शब्द से। यहाँ पे छोटी उ की मात्रा आ रही है, लेकिन द्विवचन रूप कैसा बन रहा है इनका, द्विवचन रूप वाला शब्द कैसा बना है, एकारांत, यानी जिसके अंत में ए आए, ऐसा द्विवचन रूप, जिसके अंत में
ए आए, ऐसा द्विवचन रूप समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसके अंत में क्या आया है? ए की ध्वनि आ रही है, यानी एकारांत कहेंगे। जिनके अंत में एक ही मात्रा आती है उसको एकारांत द्विवचन रूप कहेंगे, ठीक है। जिसके अंत में बड़ी की मात्रा आ जाए तो उनको इकारांत वाला द्विवचन रूप कहेंगे, और जिनके अंत में बड़े ऊ की मात्रा आ जाए उसको उकारांत वाला द्विवचन रूप कहेंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब केवल ये 3 शब्द हुए हमारे पास। एकारांत वाला कौन सा हो गया? एकारांत वाला। एक कौन सा हो गया? इकारांत वाला। और एक कौन सा हो गया? उकारांत वाला। तो ये हमारे काम में आया क्या? तो इसको हम हटा देते हैं। अब हमारे पास 3 ही बच गए, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि लता ही हो, लता की जगह बेटा रमे भी हो सकता है। ये भी तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग का ही बना है। लता लते जैसे बना है ना, ऐसे ही इसका द्विवचन रमा का क्या बनेगा? रमे। तो ये भी हो सकता है। मुनि की जगह कपि भी हो सकता है, विष्णु की जगह भानु भी हो सकता है, यानी और कोई उससे रिलेटेड हो तो उसका द्विवचन रूप में बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी और एक की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। हमने राम शब्द था उसका द्विवचन हटा दिया क्योंकि वो हमारे काम में नहीं आएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। और जैसे हमारे पास में ये आ जाए लते, अब उसके साथ में भी क्या होना चाहिए? अगले पद में ई हो चाहे तो, या ऊ हो या फिर ए हो, यही 3 आने चाहिए। देखो जैसे हम देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। यथा लते इमे मैंने इसलिए किया है कि ये भी द्विवचन है तो इसको भी द्विवचन बना दिया है ना, ठीक है। तो लते इमे। अब क्या करेंगे? पहला पद जो है उसके अंत में क्या आया है? ए, और ए का मेल यदि ई के साथ में होता है, ए का मेल ई के साथ में होता है तो कौन सी संधि का नियम लगता है? कौन सी संधि? अभी इसकी बात नहीं कर रहे, प्रकृति भाव संधि की। पहले जो संधि करवाई उनकी बात करें। यदि ए आई ओ औ इसके बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आई आय औ और आओ बन जाता है। कौन सी संधि के अकॉर्डिंग? अयादि स्वर संधि। इसका मतलब इसमें अयादि स्वर संधि होनी चाहिए थी, लेकिन अयादि स्वर संधि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लता शब्द का द्विवचन रूप है। क्या है ये? लता शब्द का द्विवचन रूप है। ये अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। शब्द रूप देखोगे आप तो उसमें लता शब्द का द्विवचन रूप है। अब जैसे ही द्विवचन रूप आएगा उसके बाद में ई उ या ए आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है? फिर क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। कुछ का मतलब इसको ऐसे कैसे लिख दो? क्या लिखेंगे? लते और इमे। ध्यान ये रहे कि दोनों को अलग अलग लिख देगा, यानी ये संधि थोड़ी हुई है। ऐसे कैसे लिखा गया है? संधि में तो विकार होता है, तो ये सारे अपवाद है बेटा, तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। और देखो एग्जांपल, जैसे मुनि, सॉरी इसको हम क्या करेंगे? द्विवचन रूप में लेके जाएंगे। द्विवचन, मुनि का द्विवचन क्या बनता है? बड़ी की मात्रा, ठीक है। उसका मेल हम इमो, यहाँ पे द्विवचन रूप है मुनि इमो। क्या करेंगे? ऐसे कैसे लिख देंगे? मुनि इमो। पीरियड लग गया, समय पूरा हो गया।
इसके बाद में विष्णु का देख लो, विष्णु। वैसे विष्णु मूल शब्द होता है, उसमें तो छोटे ऊ की मात्रा आती है, लेकिन हमने द्विवचन रूप लिखा है विष्णु इमो। यहाँ पे बेटा जब ई के साथ में ई मिलता है तो दीर्घ स्वर संधि का रूल लग सकता है, लगता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ये क्या है, मुनि द्विवचन रूप वाला शब्द हो गया, इसलिए दीर्घ स्वर संधि का नियम नहीं लगा करके प्रकृति भाव संधि के अकॉर्डिंग हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे। ऐसे ही इसमें देखो विष्णु प्लस इमो, यदि ऊ के बाद में ई आता है, कौन सी संधि है? हाँ, कौन सी संधि है? ऊ का क्या बनता है? ऊ का वह बनना चाहिए ना यण स्वर संधि के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे कैसे लिख देंगे? विष्णु प्लस इमो। मुनि प्लस एव, मुनि प्लस एव। बड़ी की मात्रा आ गई, आगे ए आ गया, ई के बाद में बड़े आगे सॉरी द्विवचन रूप में, ये तो ऐसे नहीं होगा, इसमें तो सीधा ही जुड़ जाए मुनि एव। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समय समाप्त हो गया। आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया। प्रकृति भाव संधि हमने समझ ली। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।